अब यहां पे हमने लिख दिया र में पाई रा और म। ये क्या है? ये दोस्तों शब्द है, ठीक है, इसको शब्द बोलते हैं। और राम घर जाता है, ये क्या हो गया? ये हो गया वाक्य। जब पूरा मिलता है तो वाक्य हो जाता है। और इसको अलग कर देंगे, केवल ये पूछेंगे तो ये शब्द हो गया। इसको भी थोड़ा सा तोड़ देंगे। मान लीजिए यहां पे लिखा है नर, तो न को अलग कर दिया और र को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। ये सब दोस्तों वर्ण है, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो दोस्तों 2 आधारों पे किया गया है। 2 आधारों पे कौन कौन सा? एक तो हो गया अर्थ के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गया अर्थ के आधार पे, दूसरा हो गया रचना के आधार पे। 2 आधारों पे वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार सिविल कोड का दोस्तों यहां पे हिंदी प्रैक्टिस सेट आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। दूसरा यहां पे सवाल है कि दिए गए 4 वाक्यों में से 4 ठो यहां पे वाक्य दिया गया है। सही वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से 3 ठो गलती है। आज स्कूल बंद रहेगा। इसमें कहां पे गलती है दोस्तों? जो लोग स्कूल में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि स्कूल ऐसे लिखा जाता है, स्कूल ऐसे लिखा जाता है। यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहां पे लिखा है कि आज बड़े दिनों के बाद सुख की प्राप्ति हुई। बड़े दिनों के बाद नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद होता है, बहुत दिनों के बाद होता है। डी में लिखा है कि क्या आपने स्नान कर लिया? स्नान ऐसे नहीं, स्नान ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पे गलती है। एक तो यहां पे स्कूल में गलती है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से देखिए, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये पूरी तरह से सही है। अगला चलिए देख लेते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे नर का स्त्रीलिंग नारी होता है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। हमारे प्राचीन काल में भारत में बहुत सारी विदुषियां रही है। विदुषी मतलब ऐसी महिला जो विद्वान हो। जैसे मान लीजिए गार्गी हो गई, मैत्रेयी हो गई, रत्नावली हो गई, ये सब प्राचीन काल की विद्वान महिलाएं हैं जिनको विदुषी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल राइट हो गया। यहां पे सज्जन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है? सज्जन, सज्जन कैसे बना है दोस्तों? पहले ये देख लीजिए। सज्जन बना है सत्य जोड़ जन, सत्य जोड़ जन मतलब कि सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छा है जो व्यक्ति, सच्चा, यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। और ये कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास का ये है परिभाषा कि जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है तो क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। तो और इसमें छुपा क्या रहता है जो, है जो और के समान, ये कर्मधारय समास में छुपा रहेगा। जैसे गोल है जो घर, गोल घर, गोल घर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, क्योंकि बीच में क्या छुपा है जो, गोल है जो घर। उसी तरह से सच्चा है जो जन, सत जन, सत प्लस जन, सच्चा है जो जन। अब ये तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष में कारक चिन्ह छुपा होता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के कीरारेरी, अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे। जैसे यहाँ पे लिख दिया राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, बीच में का छुपा है ना, तो संबोधन का के की रारेरी। अब जैसे कि यश, यहां पे लिखा यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहां पे को छुपा है, तो को छुपा है, ने छुपा है, के लिए छुपा है, तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि में क्या होता है भाई? बहुब्रीहि में किसी भगवान देवी देवता का नाम रहता है। जैसे कि उसके चंद्रशेखर हो गया, ये बहुब्रीहि समास है। लंबोदर हो गया, लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश, तो ये सब बहुब्रीहि समास हो गया। द्वंद्व में क्या होता है? माइनस का चिन्ह बीच में होता है। जैसे कि दाल और रोटी, दाल रोटी, बीच में माइनस का चिन्ह है। सुख दुख, सुख दुख है, जय पराजय, तो ये सब द्वंद्व समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, यानी कि संख्या पूर्वे द्विगु, ये द्विगु समास है जिसमें संख्या का बोध हो। त्रिभुज हो गया, पंचवटी हो गया, पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी हो गया, पंचवटों का समूह, चौराहा हो गया, ये सब द्विगु समास है। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये क्या है ना कि कोई भी शब्द जब बोला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका उच्चारण स्थान होता है। तो ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता कहता है कि ल का उच्चारण स्थान, त का उच्चारण स्थान, थ का उच्चारण स्थान, ये सब दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आगे देखिए, त थ द ध न,
इसको बिना आप दांत से सटाए नहीं बोल सकते। ल में भी दोस्तों ल बोल करके देखिए, आपका जीभ थोड़ा सा ऊपर वाले दांत में सटेगा, तो ये दंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर, स्वर समझ रहे हैं ना? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? ह्रस्व और दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर जो नहीं है, अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी है, लेकिन इया दोस्तों नहीं है। इया क्या है? इया क्या है? अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन क्या होता है? वायु जो होता है, हवा जो होता है, वो नाक से निकलता है इसमें। जैसे कि आप इसको नाक बंद करके नहीं बोल सकते हैं, दिक्कत होगा। आप दोस्तों नाक बंद करके क ख ग घ बोल सकते हैं, जैसे हम बोल के दिखाते हैं आपको, क ख ग घ अंग, अंग। ये नाक से हवा दोस्तों निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और जैसे च छ ज झ इ, तो ये नाक से हवा निकलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे देखिए वायु जो होता है अनुनासिक व्यंजन में नाक से निकलता है, और ये अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे अंग, इ, अण, न, म, ये बोलने में आपके नाक से हवा निकलती है। आप त थ द ध नाक बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप न बोलिएगा, न नाक पर आपका जोड़ पड़ेगा। प फ ब भ आप नाक बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप म बोलिएगा, म नाक से हवा निकलने की कोशिश करेगी। तो जिसको बोलने पर नाक से हवा निकलता है, नाक पर जोर पड़ता है, वो अनुनासिक व्यंजन होता है। तो इसमें इय जो है अनुनासिक व्यंजन है, और यही स्वर जो है वो नहीं है। तो अंग, इय, अण, न और म, ये सब अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। आगे चलिए जान लेते हैं और भी कुछ। यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों कि गुल खिलाना, गुल खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई उलझने पैदा करना, झंझट पैदा करना, बखेड़ा खड़ा करना। ये सब क्या हो गया? गुल खिलाने का मुहावरे का अर्थ हो गया। जैसे कि वो बच्चा रोज क्लास में जाकर के कुछ ना कुछ गुल खिला देता है, मतलब कुछ ना कुछ नया बखेड़ा कर देता है, कुछ ना कुछ नया उलझन पैदा कर देता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सवाल दोस्तों आपसे भी पूछेंगे, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो ये सु में क्या छुपा है? उ छुपा है, प्लस यहाँ पे आ है ना, तो ये उ प्लस आ बराबर उआ 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 वा हो गया, ठीक है। उ और आ मिला करके बोलिएगा जल्दी जल्दी, उआ 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 वा बोला जाएगा ना, यही दोस्तों स्वागत मिलके स्वागत हो जाता है, स्वागत। तो ये वाह, यही वाला वाह है, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए स्वागत है, सु प्लस आगत होगा, ठीक है। तो सु में उ है ना, प्लस आगत में का आ लीजिए, मतलब कि प्रथम पद, और ये दूसरा जो पद है उसका प्रथम वर्ण लेना है, उ प्लस आ, और ये क्या हो गया? वा बन गया। और यही वा यहाँ पे देखिए, ये उ वा बोलिएगा तो वा निकलेगा मुंह से, तो स्वागत हो जाएगा। तो स्वागत का संधि विच्छेद आपको सु प्लस आगत, ठीक है। और इसमें पूछेगा अगर कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप कह सकते उ प्लस आ की संधि हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, कम बोलने वालों को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको मितभाषी कहते हैं, मतलब जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। जो भगवान में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है दोस्तों, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे, साकेत नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है ये साकेत नामक महाकाव्य के लेखक है, और ये राम कथा पर आधारित जो महाकाव्य है, ये साकेत वो राम कथा पर आधारित है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और प्रेमचंद्र का गोदान है दोस्तों, देख सकते हैं, बैर की भावना डॉक्टर कुमार विमल। तो ये बहुत सारे दोस्तों रचना है जिनके रचनाकार का नाम पूछ सकता है। प्रेमचंद्र हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। बताइए कि इसमें सर्वोत्तम शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों? इसमें आपको क्या बताना है? सर्वोत्तम में कौन सा विशेषण है? विशेषण मतलब विशेषता बताना। वह मोटा है, वह काला है, वह गोरा है, ये कपड़ा लाल है, ये कपड़ा हरा है, ये अमरूद हरा है, ये फल सड़ा है, ये सब जो भी है ना,
विशेषता बतला रहा है जो, वो विशेषण कहलाता है, चाहे बुरा बताए चाहे भला बताए। तो ये सब गुणवाचक, जैसे संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, दोस्तों 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो इसमें से यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वोत्तम शब्द में कौन सा है? सर्वोत्तम में दोस्तों गुणवाचक है, क्योंकि ये सर्वोत्तम मतलब उसका गुण बता रहा है ना, गुण बता रहा है। अच्छा बुरा, जैसे कि राम अच्छा लड़का है तो गुणवाचक हो गया, राम बुरा लड़का है तभी ये गुणवाचक हो गया, वह लाल टी शर्ट पहना है तभी गुणवाचक हो गया, वह नया टी शर्ट पहना है तभी गुणवाचक हो गया, वह मोटा है, छोटा है, खट्टा है, कुछ भी अगर है ये सब गुणवाचक होता है। अब संख्यावाचक क्या होता है? जैसे कि 5 लड़के जा रहे हैं तो ये संख्यावाचक हो गया, 5 लड़के जा रहे हैं तो संख्यावाचक हो गया। अब परिमाणवाचक क्या होता है? तो नाप तौल में, जैसे 10 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं है ना। अब इसमें देखिए, इसमें 10 लगा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे संख्यावाचक में भी हमने कह दिया कि 10 लड़के, तो 10 तो दोनों में लगा है, तो ये हो गया संख्यावाचक और ये हो गया परिमाणवाचक। कैसे अंतर कैसे पता चलेगा? तो परिमाण में क्या होता है कि कोई ना कोई इकाई रहता है, जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मतलब मापने वाला कोई ना कोई इकाई रहेगा तो परिमाण रहेगा। संख्या इसमें भी रहेगा लेकिन इसमें मापने वाला इकाई रहेगा। और संख्यावाचक में क्या होता है कि 10 लड़के, 20 बच्चे, ऐसे कर करके रहेगा। अब इसमें परिमाण में क्या होता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो मीटर क्या होगा? इकाई हो गया, नापने का इकाई हो गया। तो ये सर्वोत्तम क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब अगला देखिए, प्रतिकूल में कौन सा समास है? दोस्तों प्रतिकूल में यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि यथा आ अनुप्रति, आगे अगर इस तरह के शब्द लगे हैं तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे आजन्म हो गया, आजन्म, आगे क्या लगा है? आ लगा है ना, तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति लगा है आगे, यथा आ अनुप्रति, ये सब अगर आगे लगा है तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। जैसे कि यथा शीघ्र, तो हमने बोला ना कि यथा आ अनुप्रति, तो देखिए इसमें यथा लगा है ना, तो यथा शीघ्र भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जैसे कि आप कह सकते हैं, इसी तरह के शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव में आते हैं। कर्मधारय में तो हमने बता दिया, गोल है जो घर, के समान या है जो, ऐसे लगा रहे तो वो क्या हो जाता है? कर्मधारय हो जाता है। द्विगु में संख्या रहता है और बहुब्रीहि में किसी भगवान का नाम रहता है। ठीक है, लंबोदर, गजानन, ये सब बहुब्रीहि में आता है। अब आगे देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? ठीक है, शुद्ध इसमें से कौन सा शब्द है दोस्तों, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए श्रीमती तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रीमती जब लिखा जाता है दोस्तों तो यहाँ पे श्रीमती ऐसे करके लिखा जाता है, दोनों में दीर्घई रहेगा, यहाँ पे गलती है। भाषाएं भी दोस्तों जो लिखा गया है ये दोस्तों भाषाएं ऐसे होता है, आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए, भाषाएं ए रहेगा लास्ट में, ए, ये नहीं होता है, ये गलती है, आप देख लीजिए जा करके, ये नहीं होता है, भाषा ए होता है। अब यहाँ पे देखिए अमावस्या, ये सही है, ये सही है, और ये नमस्कार भी गलत है, क्योंकि न म ऐसे करके होता है, दांती स होता है। अगला देखिए, इनमें से कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? इसमें से कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इसका जवाब जो है आपको देना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, और इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, इसमें से ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। 1 घंटे के बाद इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम के, मेरे जो चैनल है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार लास्ट में जाते जाते पूरा हम कंप्लीट करा देते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है? 2, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। दिए गए 4 वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 80 घाट पर संतों की बहुलता है, ये सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सच्चा है जो जन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पे है जो छुपा हुआ है, और हमने बताया था कि है जो और के समान छुपा रहेगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पे द्विगु हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु, तिरंगा 3 रंगों का समूह, संख्या का बोध करा रहा है तो द्विगु होता है। ल का उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंता, यानी कि यहाँ पे दंत हो जाएगा। री हो गया, त हो गया, इस तरह के त, थ, द, ये सब दांती से हो गया, ये सब दांत से होता है उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो दोस्तों इ स्वर नहीं है, और ये अनुनासिक व्यंजन है, जैसे कि अंग,
इ, ड़, न और म ये सब अनुनासिक व्यंजन है। नीचे में देखिए लिखा है गुल खिलाना मतलब बखेड़ा खड़ा करना, नई उलझन पैदा करना। आगे लिखा है यहाँ पे स्वागत में मतलब स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगत, उ प्लस आ बराबर वाह। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहा जाता है, ठीक है। और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। साकेत नामक महाकाव्य किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने। प्रेमचंद्र हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। इसमें सर्वोत्तम क्या है, गुणवाचक विशेषण है। प्रतिकूल में कौन सा समास है अब यही भाव है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अमावस्या। और यहाँ पे हमने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।